हेलो स्टूडेंट, आपसे दल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के भूगोल का 7वां अध्याय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेल ट्रांसपोर्ट यानी कि रेल परिवहन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि भारत में रेल परिवहन वस्तु और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। क्योंकि भारत में जो होता है, भारत बहुत ही विशाल देश है। यहाँ बहुत सारे जो है अलग अलग स्टेट है। तो भारत जो है आकृति में भी अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो है रेलवे परिवहन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और यह बहुत ही सस्ता भी है, तो जिसकी वजह से आसानी से जो है पैसेंजर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कम दूरी, कम समय में और कम पैसे में जो है वो यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं होती है, जैसे कि कुछ कच्चे माल के रूप में जो वस्तुएं होती है, कुछ गुड्स हुए हैं या कोई भी चीज जो है, ऑयल है। तो ये सारी चीजें जो है रेलवे के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आसानी से जा सकती है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे कि व्यापार में, क्योंकि व्यापार में बहुत सारी जो चीजें होती हैं, जो सामग्री चाहिए वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हम ला सकते हैं। इसके अलावा भ्रमण करने में लोग जो है रेलवे में बैठ के बहुत सारी जगह जो है दूर दूर जा सकते हैं, बहुत सारे जगह जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो है तीर्थ यात्राएं, तो तीर्थ यात्राएं करने के लिए जो है वो रेलवे के द्वारा ही बहुत अलग अलग जगहों पर जो है वो तीर्थ यात्री जाते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा लंबी दूरी तक सामान का परिवहन, लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए भी जो है वो रेलवे सबसे महत्वपूर्ण है। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये बात तो है कि 150 सालों से जो है अगर हम देखें तो रेलवे जो है वो एक परिवहन के रूप में तो कार्य कर ही रहा है। और इसके साथ साथ जो होता है, भारतीय रेल जो है एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण समन्वयक भी है, के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। देखिए, भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि भारतीय रेल से जो होता है, जो हमारी इकोनॉमी है वो हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और इसके अलावा जो है इंडस्ट्री जो है वो भी इस पर डिपेंड करती है। बहुत सारे रॉ मटेरियल वगैरह इंडस्ट्रीज में जो है वो रेलवे के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। इसके अलावा कृषि, अब मान लीजिए कि जैसे कृषि से भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, सेब हो गया, मैंगो हो गया, वो सब कितने आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो किससे जाते हैं, वो सारी चीजें रेलवे से ही जो है वो जाई जाती है। इसलिए इन सारी चीजों के तीव्र गति से विकास के लिए भी रेलवे जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। यानी कि जो पीएसयू है उसमें भारतीय रेल जो है वो उसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर हम देखें तो देश की पहली रेलगाड़ी जो है वो कब से कब चली, तो आपको याद होगा बच्चों कि देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी, मुंबई और थाने के बीच। और कितने किलोमीटर थी ये? की 34 किलोमीटर की उसने दूरी तय की थी। 16 अप्रैल 1853 को जो है ये चली थी। और आज अगर हम देखें तो जहां उस समय जो है रेलवे ने धीरे धीरे इतना ज्यादा विकास किया है कि आज आप देख सकते हैं कि टोटल जो है वो 7133 रेलवे स्टेशन है आज। भारतीय रेल परिवहन को और इसी आधार पे जो है 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया। मतलब भारतीय रेल परिवहन को 16 रेलवे जोन में जो है वो बांटा गया है। देश की रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति, आर्थिक और प्रशासकीय कारक प्रमुख है। तो रेलवे परिवहन को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको वितरण करने वाले जो कारक होते हैं, तो क्यों उसको अलग अलग तरीकों से जो है उसको बांटा गया है। तो उसमें कुछ भू आकृति होती है, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट कहाँ कहाँ लोकेट है ये देखा जाता है। आर्थिक रूप से भी देखा जाता है कि भाई इस जगह पे जो है कितनी लागत आएगी अगर यहाँ पे रेलवे का बिछाया जाएगा, ये सब देखा जाता है। इसके बाद प्रशासकीय भी देखा जाता है कि ठीक से कार्य होगा या नहीं होगा, जो अलग अलग एक ही स्टेट में कितने सारे रीजन हैं, ये सारी चीजों को इसके अंतर्गत देखा जाता है।
अगर हम उत्तरी मैदान की बात करते हैं तो जो मुख्य रूप से भारत का जो उत्तरी मैदान है वो बहुत ही समतल भूमि होता है। बहुत ज्यादा वहाँ पे जनसंख्या होती है, जनसंख्या घनत्व बहुत है। इसके अलावा वहाँ पे जो कृषि के संसाधन है उनकी बहुत संपन्न और बहुत प्रचुर मात्रा में वो उपलब्ध है। तो इसी कारण से रेलवे परिवहन का विकास उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुआ है और यह विकास और वृद्धि करने में जो है सहायक हुआ है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं, लेकिन ये भी है कि इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नदियां हैं और उनमें जो है जिसकी वजह से हमें क्या बनाया गया है, वहाँ पे रेलवे लाइन बनाने के लिए कारण जो होता है, वहाँ उन क्षेत्रों से रेलवे जाने के लिए वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रिज बनाने की आवश्यकता हुई है और इसलिए ब्रिज का निर्माण भी किया गया है। प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम देखें तो रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ी और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा क्योंकि भारत में ना डाइवर्सिटी बहुत है, एक जगह हम देखें तो जहाँ पे अगर कुछ प्लेन है तो वहाँ पे कुछ जगह पठार भी है, कुछ जगह जो है वो माउंटेन भी है। तो अगर हम प्रायद्वीपीय भारत में देखें तो यहाँ पे क्या है, पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ है कि अब वहां से रेलवे लाइन में जो होता है किस तरीके से उनका और रेलवे लाइन बिछाई जाए, तो बहुत बड़े जो माउंटेन होते हैं ना, पहाड़ होते हैं, उनको काट के उनको अंदर से जो है वहां पे टनल्स बनाए गए हैं, सुरंगें बनाई गई है। आप लोग जब रेलवे में यात्रा करते होंगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों की बीच में जो है वो टनल आती है और पूरी जो है वो अंधेरा हो जाता है। तो ये सारी जो है वो टनल होती है और बहुत सारी जगह जो है ये हमें मिलती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ उच्चावच, विरल जनसंख्या और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेल लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से वहां पे जो है रेलवे को इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। इस वजह से जो है वहां पे थोड़ा रेलवे लाइन का विकास जो है वो उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसी प्रकार अगर हम पश्चिम राजस्थान की बात करें, गुजरात, दलदली भाग, गुजरात के बहुत सारे ऐसे दलदली भाग है, मध्य प्रदेश में जो वन क्षेत्र बहुत ज्यादा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। अगर हम सह्याद्री जो हमारा पूरा वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करते हैं और उसके सन्निध क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। तो यहाँ पे जो है इसी तरीके से इन वेस्टर्न साइड में भी, वेस्टर्न घाट वगैरह में भी जो है रेलवे लाइन का विकास हुआ है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिम तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री और वस्तुओं के आवागमन को बहुत ज्यादा सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं। अब हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि भूस्खलन और किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना। अब आप देखते हैं कि लैंडस्लाइड, भूस्खलन बहुत सारी जगह पे हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई वो जगह जो है वो नीचे जो भूमि होती है वो लैंडस्लाइड हो जाती है, नीचे की जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रेलवे ट्रैक होता है वो नीचे धंस जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधन की अपेक्षा रेल परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, पर बहुत से जैसे कि बहुत सारी समस्याएं जो है हमें आज भी रेलवे परिवहन को के सामने जो है चुनौती के रूप में खड़ी है। जैसे कि बहुत से यात्री आज भी जो है वो टिकट नहीं लेते हैं और बिना टिकट यात्रा करते हैं, जिसका हर्जाना क्या होता है, रेलवे को भुगतना पड़ता है। रेल संपत्ति की हानि और चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्ण रूप से आज भी समाप्त नहीं हुई है। आप लोगों ने देखा होगा लोग जहाँ चाहे वहां पे जो है कभी कभी क्या करते हैं कि यात्री भी जो है अनावश्यक रूप से अपनी सुविधा को देखते हुए जो है वो वहां पे चैन जो होता है, जो जंजीर लगी होती है, उसे खींच देते हैं और गाड़ी रोक लेते हैं, जिससे कि रेलवे को इसकी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। अब हम दूसरी चीज देखेंगे, पाइपलाइन। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए ही होता था, परंतु आज इसका प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज इसका प्रयोग जो है वो तेल, पेट्रोल उत्पाद, तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, ये गैस के क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधन शालाएं, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत ग्रहों के पहुंचाने में भी जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो एक वाटर से स्टार्ट हुआ था, आज आप देखिए कि वो पेट्रोल, तेल, उर्वरक, गैस, इन सारी चीजों को भी इसमें अब इसका यूज किया जा रहा है, किसका, पाइपलाइन का। ठोस पदार्थ, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो सॉलिड से उनको लिक्विड फॉर्म में, उनको तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइन के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बैरोनी, मथुरा, पानीपत
और गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। सारी इंडस्ट्री इसलिए हो पाई है डेवलप, क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइन की फैसिलिटी जो है वो थी, इसी वजह से ये इंडस्ट्री भी ग्रो कर पाई है। पाइपलाइन बिछाने की जो प्रारंभिक लागत जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इसको चलाने की, इसको रनिंग जो कॉस्ट होती है ना, वो न्यूनतम है। और वाहनांतरण देरी अथवा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर होती है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। पहला होता है ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बैरोनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर, और इसकी एक शाखा बैरोनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मौरी ग्राम तक और तीसरी गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक की है। गुजरात में सलाया से वीरमगांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक, और इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों के साथ जोड़ती है। गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है और यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, बवराला और अन्य स्थानों पर है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा बच्चों? आज हमने सबसे पहले देखा रेलवे ट्रांसपोर्ट, कि किस तरीके से जो है भारत में रेलवे ट्रांसपोर्ट का महत्व है और वह किस तरीके से भारत के विकास में, उनके आर्थिक विकास में भी सहायक होती है। और इसके बाद सेकंड हमने देखा